हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं पाठ 5 उत्साह और अड़ नहीं रही, ये काव्य खंड का है। पाठ 5 जिसका शीर्षक है उत्साह और अड़ नहीं रही, इसके भावार्थ एवं प्रश्न उत्तर बताऊंगी बहुत ही सरल भाषा में। चलिए पहला पद देखते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बादल रखजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन बाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरज और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उससे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे की है। किससे तुलना कर रहे हैं? यहाँ पे बच्चे से कर रहे हैं जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। दूसरा पद देखते हैं। यहाँ पर विकल विकल उन्मद से उन्मन विश्व के निधास के संकल्प जन आय अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस पोएम को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भावार्थ देखते हैं। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को, यहाँ बताते हैं कल्पना में कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, यहाँ बताते हैं कि उन्होंने कल्पना की, क्रांति की, फिर उन्होंने एक सोए हुए पुरुषार्थ को जगाया, फिर प्रदान किया एक नया जीवन, हमें जीने की नई आशा देखा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की यहाँ पर तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ भर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तीसरा देखते हैं। अड़ नहीं रही आवा की तन सट नहीं रही, यहाँ बताते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर है 3 लाइन का अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में बोल रहे हैं कि फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से खिलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है, वो काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। अब देखते हैं अगला चौथी पोएम में। कहीं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब देखते हैं यहाँ पे भावार्थ।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन कुछ सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य और मस्ती से भरे हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व महीने का मन होने लगता है। अगला देखते हैं पांचवी पोयम। पत्तों से लदी डाल कहीं हर कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। भावार्थ देखते हैं यहाँ पर। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मदद लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से भरी सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये उत्साह का प्रश्न है ना। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसाने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? उत्तर देखते हैं। निराला क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगने के लिए कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए ना कहें, गरजने के लिए कहा। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। यहाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों को उत्साह का सर्जन करने को कहा। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल किन किन अर्थों में संकेत करते हैं यहाँ पर देखते हैं। 3 बिंदुओं के आधार पर कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला बिंदु, पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी नाता है। अपना दूसरा बिंदु है, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। तीसरा बिंदु है, नव निर्माण पर नव जीवन प्रदान करता है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य को दिमाग प्रभाव पैदा हो, नाच सौंदर्य कहलाता है। उस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाच सौंदर्य मौजूद है? चाट कर लिखें। यहाँ पर देखते हैं कविता की इन पंक्तियों में नाच सौंदर्य मौजूद है। देखते हैं पहला, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे विकल विकल उन्मद थे उन्मन। अब देखते हैं ये पहले उत्तर का प्रश्न उत्तर होगा भाई अट नहीं रही की प्रश्न उत्तर पहला है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बिहार की दुनिया से समंजस बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर देखते हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों को बाहर दुनिया से समंजस बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस प्रकार से है। अब अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर देखते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हों, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्न रूपों में किया है। पहला बिंदु है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। दूसरा बिंदु है, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। तीसरा बिंदु है, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। चौथा बिंदु, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। पांचवा बिंदु, कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर देखते हैं। फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधों से नए पत्ते
फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित होती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। उत्तर देखते हैं, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य शिल्प की विशेषताएं, अब आप पहला बिंदु देखते हैं, दोनों कविताओं में प्राकृतिक चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसाने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं। अपना तीसरा बिंदु है, कहीं सांस लेते हैं हो घर घर भर देते हो। चौथा बिंदु, कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। पांचवा बिंदु, गतिशील का प्रयोग हुआ है, लयबद्धता साफ दिखती है। पांचवा लास्ट बिंदु, अनुप्रास रूपक या उपमा आदि, यहाँ बताते कितने अलंकार हैं। अनुप्रास रूपक उपमा यमक उपमा अलंकार का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। इस प्रकार से ये पाठ के भावार्थ प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। बहुत ही सरल भाषा पे है और मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय भी अपलोड कर दिया मेरे पहले वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो और जल्दी मिल सके आपकी बोर्ड क्लास के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।